नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और चीन ने सीमा संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय चुनावों के बाद कीयर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। आरबीआई ने बैंकों के उच्च ऋण जमा अनुपात पर चिंता प्रकट की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों सीआरए के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSE के 2021-22 और 2022-23 वर्षों के परिणाम जारी किए गए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और चीन ने सीमा संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लंबे समय तक सैन्य गतिरोध जारी रहना किसी भी पक्ष के लिए लाभकारी नहीं है। उन्होंने विवाद के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। खबर के शुरुआत में बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में शेष सीमा क्षेत्रों में तनाव समाप्त करने यानी सैन्य टुकड़ी को हटाने और सीमा पर शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि 2020 में पैंगोंग झील क्षेत्र में झड़प और फिर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय पर कार्यतंत्र यानी WMCC को शीघ्र बैठक करनी चाहिए। आइए अब भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। साथ ही कुछ हिस्सों में कोई पारस्परिक रूप से सहमत LAC भी नहीं है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख का क्षेत्र। भारत जॉनसन रेखा को सीमा मानता है, जिसमें अक्साई चीन भारतीय क्षेत्र में शामिल है। इसके विपरीत चीन मैकार्टनी मैकडॉनल्ड रेखा को सीमा मानता है। अगला है मध्य क्षेत्र यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। यह काफी हद तक निर्विवाद क्षेत्र है। और अंत में पूर्वी क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र। यहाँ मैकमोहन रेखा को LAC माना जाता है, जिसे 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। गौरतलब है कि चीन मैकमोहन रेखा को खारिज करता है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। विवाद को समझने के बाद आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस बारे में बात करें तो 3 परस्पर घटकों यानी परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित द्वारा भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। भारत में रक्षा उत्पादन में मूल्य के मामले में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। खबर की बेहतर जानकारी के लिए सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रक्षा उत्पादन में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी DPSUs या अन्य PSUs द्वारा लगभग 79.2% और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8% का योगदान दिया गया है। 2019-20 से रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ रहा है और इसमें 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। 2028-29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं और रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के लिए उत्प्रेरक कारकों की बात करते हैं। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 यानी DPEPP और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी DAP 2020 मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग को उत्पादन के लिए सशक्त बनाती है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ा दी गई है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX योजना शुरू की गई है और स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन लॉन्च किया गया है।
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है। भारत के रक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की अगर बात करें तो नौकरशाही की जड़ता के कारण सुधारों को शुरू करने के साथ साथ परियोजनाओं को पूरा करने में भी देरी होती है। रक्षा उत्पादों की मुख्य प्रणालियों और महत्वपूर्ण भागों को डिजाइन या निर्माण करने के लिए तकनीकी दक्षता का अभाव है। स्केलेबिलिटी यानी विस्तार संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान रक्षा निर्यात मुख्य रूप से स्पेयर पार्ट्स और अन्य कंपोनेंट्स पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। साथ ही रक्षा उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर निर्भरता अधिक है। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। विनियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को बढ़ावा देना चाहिए। गुणवत्ता आश्वासन व मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रक्षा उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सुधार करना चाहिए। रक्षा खरीद निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए ताकि उद्योग को कम से कम समय में हथियारों का निर्माण और आपूर्ति करने में सुविधा हो। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय चुनावों के बाद कीयर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली प्रचलित है। इसे भारत ने भी अपनाया हुआ है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में संसदीय सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, जबकि भारत में संसदीय संप्रभुता संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत और यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं की तुलना विस्तार से कर लेते हैं। निम्न सदन में चुनाव के लिए मतदाता पात्रता की बात करें तो भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक इसके लिए पात्र है। उच्च सदन के सदस्य भी मतदान करने के लिए पात्र है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के यूनाइटेड किंगडम के नागरिक, राष्ट्रमंडल के पात्र नागरिक या आयरलैंड गणराज्य के नागरिक इसके लिए पात्र है। यूनाइटेड किंगडम के संसदीय चुनाव में उच्च सदन के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। मतदान प्रक्रिया की बात करें तो भारत में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम द्वारा किया जाता है और यूनाइटेड किंगडम में मतदान डाक मतपत्र द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा, निम्न सदन या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। इसके अलावा एक गैर निर्वाचित संसद सदस्य 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री का पद कन्वेंशन पर आधारित है। ध्यातव्य है कि यूनाइटेड किंगडम का कोई लिखित संविधान नहीं है। प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद अवश्य होना चाहिए या फिर सांसद बनने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी भी होता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ के बारे में बात करें तो भारत में दोनों सदनों के सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में दोनों सदनों के सदस्य राजशाही के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। शपथ प्रॉमिसरी ओथ्स एक्ट 1868 और ओथ्स एक्ट 1978 पर आधारित हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आरबीआई ने बैंकों के उच्च ऋण जमा अनुपात यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर चिंता प्रकट की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को ऋण वृद्धि दर और जमा वृद्धि दर के बीच के अंतर को पाटने तथा ऋण जमा अनुपात को कम करने की सलाह दी है। आपको बता दें, ऋण जमा अनुपात वास्तव में किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋणों के प्रतिशत को दर्शाता है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 से ऋण जमा अनुपात बढ़ रहा है और दिसंबर 2023 में यह बढ़कर 78.8% पर पहुंच गया था। साथ ही 75% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले 75% से अधिक बैंक निजी क्षेत्र के बैंक हैं। इस तरह ऋण वृद्धि 19.2% रही, जबकि जमा वृद्धि 12.6% रही। यह 660 आधार अंकों यानी बीपीएस का अंतर दर्शाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और उच्च ऋण जमा अनुपात के मुख्य कारण जानते हैं।
सबसे पहले कारण में अगर ऋण वितरण में उच्च वृद्धि की बात करें तो खुदरा ऋण में वृद्धि जारी है, जिसमें वाहन खरीदने के लिए लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक खुदरा क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में 25.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही व्यवसायों और MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि जारी है। और बैंकों में नकद जमा में धीमी वृद्धि की बात करें तो बैंकों को ग्राहकों से नकद जमा आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहक अब बचतकर्ता की बजाय निवेशक बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे धन को बैंकों में जमा करने में कम रुचि दिखा रहे हैं और वे इसे पूंजी बाजारों में निवेश करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कारणों के बाद एक नजर उच्च ऋण जमा अनुपात के प्रभावों पर भी डाल लेते हैं। पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पर दबाव बढ़ना। यह नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति जैसी बैंकों की आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न की माप है। दूसरा है नकदी का संकट। पर्याप्त नकदी नहीं होने पर बैंक समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है ऋण जोखिम। उधार लेने वाले कुछ व्यक्ति या संस्था समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इससे बैंकों का संकट बढ़ सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों CRA के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश सेबी अधिनियम और CRA विनियमन के विनियमन संख्या 20 के तहत जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यवसाय करना आसान बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। खबर के शुरुआत में मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। कंपनियों को रेटिंग के बारे में सूचित करना, यह जिम्मेदारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की होगी। साथ ही रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। दूसरा है रेटिंग के खिलाफ अपील। रेटिंग प्राप्त करने वाली कंपनियां रेटिंग समिति की बैठक के 3 कार्य दिवसों के भीतर रेटिंग एजेंसी के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध या इसके खिलाफ अपील कर सकती है। अगला है रेटिंग को सार्वजनिक करना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेटिंग निर्णय के बारे में अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी। साथ ही रेटिंग समिति की बैठक के 7 कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज या डिबेंचर ट्रस्टी को इसके बारे में सूचित करना होगा। और अंत में है रिकॉर्ड रखना। इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपने निर्णयों को सार्वजनिक करने का रिकॉर्ड 10 साल तक रखना होगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग वास्तव में किसी कंपनी द्वारा समय पर ऋण का भुगतान करने की संभावना तथा ब्याज और मूलधन के भुगतान में डिफॉल्ट की आशंका पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को देखें तो सेबी विनियमन 1999 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को परिभाषित किया गया है। गौरतलब है कि इस परिभाषा के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कॉर्पोरेट संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंज में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध या भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग करती है या ऐसा करने का प्रस्ताव करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं। ये है क्रिसिल, CARE, ICRA, एक्यूट, ब्रिकवर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोमेरिक्स वैल्यूशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। खबर के अंत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाम क्रेडिट ब्यूरो के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर अपनी राय देती है। इसके अलावा क्रेडिट ब्यूरो ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। अनिगमित क्षेत्र के उद्यमियों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSE के 2021-22 और 2022-23 वर्षों के परिणाम जारी किए गए। इस वार्षिक सर्वेक्षण का आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा किया गया था। ASUSE के तहत अनिगमित गैर कृषि प्रतिष्ठानों या कंपनियों को कवर किया गया है। इनमें प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म,
स्वयं सहायता समूह, SHGs, सहकारी समितियां, सोसाइटी या ट्रस्ट आदि शामिल हैं। खबर की शुरुआत करते हैं और अनिगमित उद्यम यानी अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार की उत्पादक इकाई होती है। इसे इसके स्वामित्व से अलग कानूनी इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। अनिगमित उद्यमों में उपयोग की जाने वाली अचल और अन्य परिसंपत्तियां उन उद्यमों की नहीं बल्कि उनके स्वामियों की होती हैं। ऐसे उद्यम अन्य आर्थिक इकाइयों के साथ लेन देन या संविदात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं और ना ही उनकी देनदारियों का दायित्व अपने ऊपर ले सकते हैं। इसी के साथ सर्वेक्षण 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अनिगमित क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या 2021-22 की तुलना में 5.88% बढ़कर 2022-23 में 6.50 करोड़ हो गई थी। इनमें से लगभग 55% प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सबसे अधिक अनिगमित प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हैं। इस क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में 2021-22 से 9.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्माण क्षेत्र के 54% अनिगमित प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठानों का स्वामित्व महिला उद्यमियों के पास है। उद्यमशीलता के उद्देश्य से इंटरनेट के उपयोग में 7.2% की वृद्धि के साथ डिजिटलीकरण की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही 2022-23 में प्रति अनिगमित प्रतिष्ठान बकाया ऋण बढ़कर 50,138 रुपए हो गया था। इससे प्रकट होता है कि ऋण प्राप्ति व उपलब्धता में सुधार हुआ है। चलिए मुख्य बिंदुओं के बाद अनिगमित उद्यमों के महत्व को समझते हैं। इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में 2022-23 में 11 करोड़ श्रमिक कार्य कर रहे थे। ये अनिगमित उद्यम आपूर्ति श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। ये आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता दोनों प्रकार के कार्य करके निगमित क्षेत्र यानी इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का समर्थन करते हैं। खबर के अंत में अनिगमित उद्यमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को जान लेते हैं। बैंकिंग संस्थाओं से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है। ये उद्यम पंजीकृत भी नहीं होते हैं, जिससे वे कई प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं। उन पर विनियामक संस्थाओं की अधिक नजर भी नहीं रहती है। इस वजह से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और नीतियों में परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इस देश की राजधानी किंशासा है। हाल ही में भारत और DRC के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक भी हुई है, जो वाकई में एक बड़ी खबर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि DRC की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। DRC उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। DRC की प्रादेशिक सीमाओं की बात करें तो यह 9 देशों से लगती है। ये देश हैं अंगोला, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया। इसके अलावा DRC की समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। DRC की प्रमुख नदी कांगो नदी है, जो नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो DRC मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है। इसके अलावा कांगो बेसिन ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ दुनिया की सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पिटलैंड का क्षेत्र है। अब खनिज संपदा के बारे में बात करते हैं। DRC खनिज संपदा में बहुत समृद्ध है। विश्व का 70% कोबाल्ट यहीं से मिलता है। यह उप सहारा अफ्रीका में खनिज तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ सोना, कोयला, लौह अयस्क, लिथियम आदि के भंडार भी मौजूद हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केरल की थजाकरा पंचायत ने अपना अपडेटेड पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति BMC स्थानीय लोगों के परामर्श से यह रजिस्टर तैयार करेगी। इस रजिस्टर का उद्देश्य जैव संसाधनों और इनसे संबंधित ज्ञान का रिकॉर्ड बनाना तथा उस रिकॉर्ड की सुरक्षा करना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के ताले वन्यजीव अभयारण्य से जंगल में रहने वाले हॉर्न्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे जेनोफ्रिस अपातानी नाम दिया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फ्रांस सरकार के सहयोग से इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया है।
यह एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लिवर और मेटाबॉलिक यानी चयापचय की बीमारियों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक आदान प्रदान एवं संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। महिला उद्यमिता मंच WEP और ट्रांस यूनियन सिविल ने SEHER यानी सी हर कार्यक्रम शुरू किया है। यह ऋण के बारे में एक शैक्षिक कार्यक्रम है। यह महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता, कंटेंट और व्यावसायिक कौशल के साथ व्यवसाय विकास के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से स्टेनलेस स्टील और रसोई के एल्यूमीनियम बर्तनों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है। ISI मार्क भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा विकसित किया गया है। यह मार्क उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है। तटीय एर्नाकुलम के निवासी तटीय अपरदन को कम करने की दिशा में प्रभावी उपायों की कमी और समुद्री ग्रोइंस के अधूरे निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रोइन समुद्री तट या नदी की तटरेखा के लंबवत निर्मित तट सुरक्षा संरचनाएं होती हैं। हाल ही में संसद में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया। अभय मुद्रा निर्भयता को इंगित करती है। यह बुद्ध द्वारा एक पागल हाथी को वश में करने के लिए इस्तेमाल की गई मुद्रा है। इसे 5वें ध्यानी बुद्ध ने भी अपनाया था। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। ये वीरता पुरस्कार अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण प्रदर्शित करने के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।